DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में जो हुआ है उसकी प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस चैनल पर एकदम वास्तविक दिया जाएगा। इसमें कोई भी 100% रियल आंसर दिया जाएगा। गलत क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, तो आपको विश्वास करके चलना है इतना, ठीक। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही आपको आंसर्स बताया जाता है, गलत बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। जो कुछ होगा एकदम फैक्ट होगा, रियल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सभी क्वेश्चनों के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 26 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के आपको आंसर बताएंगे। और आपको इन क्वेश्चनों को कोशिश करना है कि आप अपने नोटबुक में नोट करते चलें, ताकि क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछे गए हैं जो कि आपकी बुक में से बीच में से पूछे गए हैं, मतलब अभ्यास में नहीं है ना। अभ्यास जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके लास्ट में अभ्यास में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो अधिकांश क्वेश्चन हम वही याद कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि कुछ क्वेश्चन आपके बीच बीच में से पाठों में से पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ के और उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जो पैटर्न आपका अर्धवार्षिक में रहा है वही पैटर्न आपका वार्षिक में भी होने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। आपको क्या करना है, आपकी वार्षिक एग्जाम एक तरीके से जिस प्रकार से होना है उन्होंने अर्धवार्षिक में भी वही फॉर्मेट आपको दे दिया है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। पहले क्वेश्चन में काटी गई फसल से बीजों या दानों के भूसों काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉम्बाइन। कॉम्बाइन को ही थ्रेसर भी बोलते हैं ना, कॉम्बाइन भी बोल सकते हैं और थ्रेसर भी बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, चिकन पॉक्स रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता का जो रोग कारक है वो क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम आदर्श आंसर हम दिखाने वाले हैं। जो भी आपने एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इनके आंसर्स हैं। देखिए, जो आपने अपनी आंसर शीट लिखी थी वही आंसर शीट हम आपको दिखाएंगे और एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो कैसे होती हैं ये? प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, प्रकृति में ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? वन विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? निश्चित ही वायु में CO2 की मात्रा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक। आपको चलिए हम आपको एकदम अब समझाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन उसमें भरना था आपको थ्रेसिंग या कॉम्बाइन, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? जीवाणु। तीसरे क्वेश्चन में प्रकृति में सीमित मात्रा में, चौथे में कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवें में वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपको कर देना था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करना था आपको। अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन देखिए, जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो कौन सी फसल की बुआई की जाती है? तो आपकी खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। सातवां, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। जो खाद है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं खालिस्तान के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य के अवशिष्ट, इसमें क्या भरना था आपको? मनुष्य के अवशिष्ट एवं पौधों के, है ना, मनुष्य के अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। आपको क्या भरना था? इसको एकदम लिखित आंसर भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक। आठवां क्वेश्चन था, सबसे अच्छा अग्निशामक खालिस्तान है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है?
सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जो आग अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ध्यान रखिएगा। अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, आग बुझाने वाला कोई कोई भी चीज, तो उसको बोलेंगे अग्निशामक। 9वां है पक्षी। खालिस्तान पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी ये जो हैं सुदूर क्षेत्र से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। 10वां है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान बनाए गए हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। चलिए हम आपको रिक्त स्थानों के आंसर से दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका 6वां में आप खरीफ की फसल भी लिख सकती हैं और सियालू भी लिख सकते हैं। कोशिश करना आप खरीफ की फसल लिखें, खरीफ, है ना। 7वें में मनुष्य मानव अवशिष्ट एवं पौधे, इसमें हो जाएगा। 8वां में कार्बन डाइऑक्साइड और 9वां में प्रवासी और 10वां में आपका जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां। 11वां में क्या पूछा है, तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उनके किन्हीं 4 के आपको नाम बताना है। तो ये लिखिए हुए बहुत ही प्यारे तरीके से आंसर आपका समझाया गया है। तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक, को इसमें 2 बार लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं हटा देना। लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। कोई 4 पदार्थों के नाम इस प्रकार देखिए, सब्जी, अचार, फिश फ्राई और मांस। इन 4 चीज़ों को आप थोड़ा सा तेल और सिरके का उपयोग करके थोड़ा सा लंबे समय तक रख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 12वें क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है, देखिए बहुत अच्छा आंसर आपके सामने है, देखिएगा। इसका ये आंसर रहा, आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो सेम इसी प्रकार क्या किया, पहेली ने दूध में गुनगुना पानी मिला दिया। तो गुनगुना पानी मिलाने के कारण उस दूध का तापमान थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन बहुत मतलब कम मात्रा में थोड़ा सा ही तापमान रहा। और थोड़ा सा तापमान रहने के कारण ही, कम तापमान होने के कारण ही वो दूध फ्रिज में रख दिया। तो उसका तापमान जो फ्रिज का कम होता है, उसका जो चीज़ है उसका तापमान मतलब कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो उसका तापमान कैसा रहा, ज्यों का त्यों रहा। इसी कारण वो दूध नहीं जमा। यदि उस दूध में गर्म पानी ना मिलाते तो उसमें जो भी सूक्ष्म जीव थे वो उस दूध को क्या कर देते, अपघटित कर देते। अपघटित करने के कारण वो दूध जम जाता, है ना, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपघटित कर देना, तो वो जम जाता। लेकिन उसमें गर्म पानी मिलाने के कारण उसमें सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव नष्ट होने के कारण ही वह दूध नहीं जमा। ठीक, तो इसमें लिखना भी आपको ये भी लिख देना था, साथ ही साथ थोड़ा सा और लिख भी सकते हैं कि गुनगुना पानी मिलाने के कारण दूध में सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण फ्रिज में दूध नहीं जमता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों को हम क्या कहते हैं, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति से एक जो रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में रोग कैसे फैलता है और उस रोग को हम इस प्रकार के रोगों को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब देखिए कितने प्यारे तरीके से लिखा हुआ है।
इसका आंसर आपका है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचरित मतलब स्थानांतरित हो सकते हैं उन्हें संक्रमित रोग या संचरणीय रोग कहते हैं, है ना। संक्रमित रोग भी कह सकते हैं या संचरणीय रोग भी कह सकते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार होते हैं, है ना। कुछ संक्रमण रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं, है ना। एड्स एक संक्रमण रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और ये बहुत ही घातक होता है। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना था। अगला देखिए, तो कैसे फैलते कैसे हैं ये एक दूसरी हम कह सकते हैं कि ऐसे जैसे इसमें लिखा हुआ है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं उन्हें संचरणीय रोग या संक्रमण रोग कहते हैं। और यह रोग आपसी संपर्क, वायु या भोजन द्वारा एक दूसरे में फैल जाते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वें क्वेश्चन का पहले हम क्वेश्चन दिखा देते हैं फिर इसके बाद आंसर दिखाएंगे। 14वां है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन देखिए किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा तो ये तो बन ही गया होगा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत नहीं है, ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। मरे हुए जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष लंबे समय में इस तरह के ईंधन में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने में लाखों वर्ष का समय लगता है ना। मतलब जीवों के मतलब जो भी सजीव है, सजीवों के अपशिष्ट से बनने वाले ईंधन को ही क्या बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक, समझ जाइएगा। अगला 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन देखिए आप। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, ऊष्मीयमान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ है। 15वें क्वेश्चन का आंसर, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना था। 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। ये देखिए, जो जीव लुप्त हो चुके हैं या फिर जो जीव किसी कारण से लुप्त हुए हैं, जो जीव लुप्त होने वाले हैं, मतलब जो जीव लुप्त हो चुके हैं किसी भी कारण से, या फिर जो जीव लुप्त होने वाले हैं, उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया गया है जिसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि लुप्त हो रहे और लुप्त हो चुके जीवों की जानकारी स्पष्ट रूप से मिले रहे, ताकि जो जीव विलुप्त होने वाले हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक, इसी कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 17वें में पूछा गया है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा तरीके से इसका आंसर लिखा है। खरपतवार फसलों के लिए भूमि में निहित पोषक तत्वों एवं नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं, है ना। जो खरपतवार हैं वो भूमि में निहित पोषक तत्व और नमी का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं तथा साथ ही साथ फसल को आवश्यक प्रकाश एवं स्थान से भी
वंचित रखते हैं। फलस्वरूप पौधों के विकास जैसे विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है एवं उत्पादन स्तर गिर जाता है ना। तो खरपतवार किसे कहते हैं समझ में आया आपको? खरपतवार एक तरीके से आप ऐसा लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे होते हैं, वे अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ साथ उग जाते हैं या फसल के साथ साथ उगे हुए अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं, है ना। खरपतवार फसलों, फिर बाकी यही लिख देना, खरपतवार फसलों के लिए भूमि में निहित पोषक तत्व एवं नमी का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं। साथ ही साथ फसल को आवश्यक प्रकाश एवं स्थान से वंचित रखते हैं। फलस्वरूप पौधों के विकास की गति धीमी पड़ जाती है एवं उत्पादन स्तर गिर जाता है। 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 18वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से चित्र बना देना था। ये बना है आपकी बुक में, इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो इसको बना सकते थे, ठीक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां, कोयले के प्रक्रम से प्राप्त उत्पादों के नाम एवं एक एक उपयोग लिखिए, है ना। तो आपको इसका आंसर हम बता देते हैं 19वें का। कोयले के प्रक्रम से प्राप्त उत्पाद कोई दो एवं उत्पाद उनके उपयोग। देखिए, कोक इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कोयला संश्लेषित रंग निर्माण में कोलतार का उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रंग निर्माण में किसका यूज किया जाता है? कोलतार का। तो इसके बाद हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर दिखा देते हैं, है ना। आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना है ध्यान से। देखिए, 20वां क्वेश्चन से लेकर 26वां क्वेश्चन तक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, यदि आपके पास जो है क्वेश्चन पेपर नहीं है तो। यदि क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर को देखते हुए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इससे लिख लेना। देखिए, 20वें क्वेश्चन का ये रहा आंसर, 21वें क्वेश्चन का ये आंसर रहा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनके आंसर्स लिखते जाइए, ये देखिए, ठीक। फिर 22वें क्वेश्चन का आपको इस प्रकार से लिख देना था। 23वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से ये दिया गया है, ठीक। 24वें क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना था, ये लिखा है ना। आपको लिखना है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको लिख लीजिए। ये 24वां चल रहा है। 25वां क्वेश्चन ये रहा, 25वें का आंसर ये इस प्रकार से रहा, और 26वें का लास्ट का आंसर आपके इस प्रकार से ये रहा। तो आपको पूरे 26 में से 26 क्वेश्चनों के आंसर दे दिए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस पेपर को अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें किस प्रकार से आपके वार्षिक एग्जाम भी इसी प्रकार से आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।